दोस्तों रिसेंट में मैंने ट्रैवल किया था वैष्णो देवी, उसके बाद केदारनाथ धाम, और आपने वो सारी वीडियोस भी देखी। और उसके बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाई उन दोनों यात्राओं के बारे में, जिससे आप लोगों को थोड़ा जाने में आसानी हो जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि काफ़ी सवाल होते हैं आपके मन में जो मुझे नहीं पता होते। सो आप लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे और मैंने उनका जवाब दिया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उन सवालों को मैं एक साथ इकट्ठा करके एक और वीडियो बनाऊं। जी हाँ, आई नो बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं पहले, लेकिन अब मैं और वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, उन सबको मैंने एक साथ इस डायरी में लिख लिया है। सो उनका मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में। केदारनाथ यात्रा जो कि जल्द ही समाप्त हो जाएगी भैया दूज पर, और काफ़ी श्रद्धालु इस समय वहाँ जाने को तैयार हैं। और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करना बनता है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बजट टिप्स मैं देता रहता हूँ। इसके अलावा कभी कभी हम मार्केट व्लॉग्स भी बनाते हैं। और वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा जो भी केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल इकट्ठे कर लिए हैं, इस डायरी में मैंने लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों ने ही पूछे हैं। लेकिन यह है कि किसी ने कोई सवाल पूछा, किसी ने कोई, तो हम एक साथ सब सवालों का जो जवाब इस वीडियो में आपको देंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा केदारनाथ धाम यात्रा पे जाने का। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। उसके अलावा अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछा करिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो जवाब दे रखे हैं वीडियो के अंदर वही आप सवाल पूछते हैं। सो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब आप पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ क्लियर करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि मैंने केदारनाथ यात्रा जो दिल्ली से स्टार्ट की थी वो 27 सितंबर को की थी, और मैं 29 सितंबर को केदारनाथ टेम्पल पे था। पहला मैं ये इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि तब और अब में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या कोविड रिपोर्ट चाहिए, दोस्तों अब जब मैंने सफ़र किया था वो पुरानी वीडियोस में आपने देखा कि मुझे चाहिए था, मैं एंटीजन रिपोर्ट साथ लेके गया था। लेकिन अब आपको उत्तराखंड ट्रैवल करने के लिए और चार धाम के लिए कोविड रिपोर्ट नहीं चाहिए। सो आपका एक काम यहाँ पर होता है आसान। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में आता है, क्या मुझे ई पास चाहिए और क्या मुझे चार धाम रजिस्ट्रेशन कराना है। तो दोस्तों मैं फिर से क्लियर करता हूँ हर वीडियो की तरह कि ई पास एक अलग चीज़ है, चार धाम रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। आपको दोनों चीज़ें पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ई पास का मैं आपको एक जवाब, ई पास में कभी कभी क्या हो रहा है कि दिक्कत आ रही है क्योंकि उसमें होटल्स की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सो उसके लिए दो ऑप्शन है, आप नो नो भर दीजिए और ई पास का नंबर ले लीजिए क्योंकि वो नंबर मांगते हैं। या फिर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो आप उसकी रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर आप होटल अपलोड कर दीजिए बुक करके, अगर तब नो से नहीं हो पा रहा है तो होटल अपलोड करने के बाद, रिसिप्ट अपलोड करने के बाद होटल को आप कैंसिल कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं, आपको ई पास मिल जाएगा। दूसरा है चार धाम का रजिस्ट्रेशन, जो कि बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन कुछ सवाल मेरे पास आते हैं, क्या सोनप्रयाग में हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सोनप्रयाग पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करा के जा रहे हैं तो बेहतर है। कुछ लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि होटल्स के लिए कोविड रिपोर्ट, या कुछ होटल्स वाले ना ही कोविड रिपोर्ट मांग रहे हैं ना ही आपका ई पास, उनका उससे लेन देना कुछ नहीं है। एक सवाल आ रहा है मंदिर के अंदर जाने दे रहे हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर अब एंट्री अलाउड है, जब मैं गया था उस दिन नहीं थी। सो अब आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। अब सवाल आते हैं कि कैसे जाएं। दिल्ली वालों के तो बहुत सारे हैं, दिल्ली से कैसे जाएं। बाकी राज्यों के लिए भी सेम ही बात है। अगर आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं या ऋषिकेश तो बेटर है, नहीं तो आपको दिल्ली आना होगा। दिल्ली से ट्रेन और बसेस आपको हरिद्वार के लिए मिल जाएंगी। अगला सवाल रहता है हरिद्वार से कैसे जाएं। सो हरिद्वार से दोस्तों सुबह जो मैं गया था तो 5 और 6 बजे बस थी। अगर आप गोवा बीबो पे चेक करेंगे तो अब भी आपको नज़र आएगा कि 5 बजे, 6 बजे और एक 9 बजे भी दिखा रहा है। सो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ चार्जेस की। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं गया था तो 850 रुपये मैंने बोला, ऐसा सवाल मेरे पास आया। लेकिन जब मैंने घर से बनाई तो मैंने बोला 510 रुपये। दोस्तों उसका रीज़न ये था कि जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, यानी कि बस पे एक सीट पे एक बिठाया था और कम लोग थे, जिस कारण किराया ऑलमोस्ट डबल था। लेकिन जिस दिन मेरी वापसी थी सोनप्रयाग से उस दिन वो रूल हट चुका था और यूपी उत्तराखंड गवर्नमेंट सब कुछ खोल चुकी थी। तो उस वजह से जो किराया था 510 हो गया था। सो अब किराया जो है 500 से 600 के बीच में है। गो आईबीबो पे अगर आप देखेंगे तो 700 रुपये दिखा रहा है, तो वो उनकी अपनी कमीशन भी होती है, इसलिए थोड़ा बढ़ के दिखा रहा है। लोग पूछ रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग करें या ना करें। सो दोस्तों देखिए, बसेस बहुत कम है, ये क्लियर है। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए कोई अनलिमिटेड बसेस नहीं है, लिमिटेड है और टाइम भी उनका फिक्स है। सो अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो बेटर रहेगा।
क्योंकि अगर रश हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है बुकिंग के लिए वहाँ पर। या फिर आप अगर एक दिन पहले पहुँच रहे हैं हरिद्वार तो आप वहाँ पर जाकर जो गढ़वाल मंडल का ऑफिस बना हुआ है बस स्टैंड के पास ही, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि अब आप दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे जाएंगे। अगला सवाल है सोनप्रयाग से कैसे जाएंगे। सोनप्रयाग में शेयरिंग जीप आगे जाती है जो कि 30 रुपये और 40 रुपये लेती है। सो आप उसको करके आगे जा सकते हैं। मैंने 70 रुपये दिए थे, क्यों दिए थे उसका रीज़न था हम उस समय लेट हो गए थे, 5:30-6 बज रहे थे, उस समय क्राउड काफ़ी कम था, या तो हमें वेट करना पड़ता पूरी जीप भरने का। तो हम वहाँ पे 4-5 लोग थे, हमने मिलके उससे बात करके हमने 70 रुपीज़ पर हेड दे दिए और हम गौरीकुंड पहुँच गए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग का वही सवाल है। ई पास में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं हरिद्वार डालूं या केदारनाथ डालूं। तो ई पास में वो रुद्रप्रयाग वाला डिस्ट्रिक्ट आएगा, आपको वो डालना है अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं। 4 धाम का रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में हो जाएगा, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं तो हो जाएगा। बस टाइमिंग फ्रॉम हरिद्वार और सोनप्रयाग, हरिद्वार से जाने की टाइमिंग मैंने बता दी है, सोनप्रयाग से आने की भी आप गोवाई बीबो पे भी चेक कर सकते हैं। वरना मैंने जो बस ली थी मेरी 6 बजे चली थी, एक बस वहाँ पे 5:30 बजे भी चल रही थी, यानी कि वही मॉर्निंग में ही है। उसका रीज़न ये है कि 12 घंटे का सफ़र रहता है। और ये सवाल भी आ रहे हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग कितना टाइम लगेगा। दोस्तों 12 घंटे लग जाते हैं। एक तो जो है रूट लंबा है, दूसरा रीज़न ये है कि बीच में आपको पता ही है ऑल वेदर प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि रोड्स को चौड़ा करा जा रहा है, अच्छा करा जा रहा है। सो उसकी वजह से भी थोड़ा आपको बीच बीच में रुक के जाना पड़ता है, या रोड ख़राब है स्लो होना पड़ता है। सो इसका कारण ये है कि 12 घंटे तो आपको मिनिमम लगते ही हैं। टाइम टेकन फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग वो मैंने बता ही दिया, 12 घंटे। कुछ लोगों का पूछना है वेदर कैसा रहेगा, क्या ठंड है, कितने कपड़े। सो दोस्तों केदारनाथ धाम में ठंड है, नो डाउट। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा मैंने कम चढ़ाई करते समय हाफ स्लीव में था। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों अपना अपना बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है आपको ठंड लगे, जो मेरे साथ फ्रेंड थे उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, मैंने नहीं पहनी हुई थी, किसी ने पहनी हुई थी, किसी ने नहीं पहनी हुई थी। चढ़ाई के वक्त धूप होती है तो गर्मी लगने लगती है, लेकिन ऊपर काफ़ी ठंड थी। टेम्परेचर रात को जो था 0 था। और अब हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये तो नवंबर तक यात्रा चलनी है, तो ठंड और बढ़ेगी। सो अपने साथ 1-2 जैकेट या 1-2 वूलन आप कैरी कर सकते हैं आराम से, सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए। हरिद्वार वगैरह में अभी मौसम ठीक है, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा ठंड है, क्योंकि दिल्ली में भी अभी टेम्परेचर ठंडा हुआ नहीं। अगला सवाल है गौरीकुंड में होटल और केदारनाथ में होटल एक्सपेंस कितना रहेगा। सो चलिए ये बात भी क्लियर कर देता हूँ। गौरीकुंड में मैंने लिया था दोस्तों 400 रुपीज़ में, हम 3 लोग थे, रीज़न रश नहीं था। लेकिन जो रूम मैंने लिया था उसमें कम से कम 6 लोग शायद आराम से आ जाएंगे। और उनका कहना था कि यही हम ड्यूरिंग पीक सीज़न 1500 में हम देते हैं रूम। यानी कि आपको अगर रश नहीं है तो 500 रुपये तक में रूम मिल सकता है, आराम से थोड़ा सर्च करेंगे। वरना अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप 1000 रुपये पे करके ले सकते हैं। वरना वहाँ पे शेयरिंग रूम बड़े होते हैं तो वो बेड शेयर्ड में भी दे देते हैं, जैसे 400 रुपये में बेड दे दिया। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गौरीकुंड में रहने के ऑप्शन बहुत हैं। बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की, टेम्पल की। टेम्पल के पास भी काफ़ी सारे ऑप्शन है रहने के लिए। मैंने आपने वीडियो देखी हुई कि 500 रुपये में रूम लिया था, हम 2 लोग थे। सो रश होगा तो वो रूम हो सकता है 700 का 800 का मिले, लेकिन आपको 1000 तक में आराम से एक रूम मिल जाएगा। वहाँ पे भी बेड शेयरिंग में मिलते हैं, जानकारों से पता लगा था, उन्होंने 500 रुपये में बेड ले रखा था, तो आपको बेड भी मिल जाएगा। सो यात्रा आराम से कर सकते हैं। खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है, यात्रा के दौरान सब कुछ खुला हुआ है। मेन पॉइंट्स आएंगे लिंचौली, भीमबली, छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, इन टाइप के पॉइंट्स पे आपको आराम से जंगल चट्टी यहाँ पर खाने पीने को मिल जाता है। हल्का सा एक्सपेंसिव है, हल्का सा ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि देखिए वो एक्सपेंसिव होना बनता भी है, घोड़े खच्चर से ऊपर सामान जाता है। केदारनाथ टेम्पल के पास भी आपको खाने पीने के इंतजाम पूरे हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं जो ये सारे सवाल हैं आप लोगों के पूछे हुए हैं, एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ, जिससे आप सबको ये अब क्लियर हो जाए कि बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। अगला सवाल यही है, क्या अगर एक सवाल ये था कि अगर मैं लेट पहुँचता हूँ हरिद्वार 11-12 बजे तो क्या बस मिल जाएगी। दोस्तों बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि लेट हो जाता है, 12 घंटे का सफ़र है और रात को वहाँ पे ट्रैवल नहीं हो पाता है। सो मेरे ख्याल से गोवा ईबीबो के अकॉर्डिंग अभी 9 बजे बस चल रही है, तो आपको 9 बजे तक बस मिल सकती है, और आप गोवा ईबीबो पे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग ही आपको पहुँचना होगा, या फिर एक दिन पहले आप हरिद्वार पहुँच जाइए। सो अगले दिन की पहले ही बुकिंग करा के रख लीजिए। सोलो सेफ, हाँ जी ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, कुछ लोगों का आया है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल्स ने पूछा, मेल्स ने भी पूछा है। सो ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी जो मतलब खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, हमें भी सेफ़ रहना ज़रूरी है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बनता है सेफ्टी के साथ जाना। सो क्वेश्चन आए थे क्या सोलो ट्रैवल इज़ ओके। सो दोस्तों उत्तराखंड में तो सोलो ट्रैवल आई थिंक बिल्कुल फ़ाइन है। पहाड़ों के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, सो हेल्पफुल होते हैं। और केदारनाथ धाम तक जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको जो है रश मिलने ही वाला है। जब आप हरिद्वार से भी जाएंगे तो बस भरी हुई जाएगी, तो इसलिए सोलो ट्रैवल चाहे वो फीमेल हो और मेल हो ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और
केदारनाथ टेम्पल के दौरान आप दोस्त भी बना सकते हैं अच्छे काफ़ी। ट्रैक टाइम कई लोगों ने पूछा कि कितना समय लगा। सो दोस्तों देखिए, मुझे लगा 10 घंटे, कुछ लोगों ने बोला बहुत स्लो चढ़ाई करी। यार स्लो चढ़ाई करी ये सब आपके अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग या मेरी फिटनेस के अकॉर्डिंग है। आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग हो सकता है आप 4 घंटे में भी कर लें। मेरे एक मित्र हैं जो 4 घंटे में कराए, रनर हैं वो, 4 घंटे में उन्होंने रन ही कर दिया। तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। मेरे को फोटोग्राफी भी करनी थी, वीडियोग्राफी भी करनी थी, 2 घंटे के तो हमारे पास डेटा था। 2 घंटे अगर मैं अपने 10 घंटे में हटा दूँ तो मुझे 8 घंटे लगे, टेक्निकली मुझे 10 घंटे लगे थे। ट्रैक का कोई टाइम नहीं है, 16 घंटे का रिटर्न ट्रैक है, लेकिन ये 16 से ऊपर है, करीब 20 किलोमीटर है, ये मैं आपको बता दूँ। टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग लगेगा, बिल्कुल दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से जाइए। एक क्वेश्चन ये भी था कि नाइट में ट्रैवल करना। मैं आपको बताता हूँ, नाइट में देखिए, मैं यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को नाइट का श्योर नहीं हो कि वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे लोग, लेकिन यस ये है कि जब मैं नीचे उतर रहा था 4-5 बजे तो भी लोग ऊपर आ रहे थे। यानी कि मैं 5-6 बजे नीचे पहुँचा था, 6 बजे, तब भी लोग चढ़ाई करनी स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि नाइट में लोग कर रहे थे। लेकिन नाइट का मुझे नहीं समझ आता है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत नज़ारों को नाइट में मिस करने वाले हैं, नो डाउट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सजेस्ट करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के करीब आप स्टार्ट करिए यात्रा को, नज़ारों का आनंद लीजिए। बीच में क्योंकि इतने झरने आएंगे वो आप देख ही नहीं पाएंगे। प्लस सेफ्टी तो है ही, क्योंकि बीच बीच में सड़क या पत्थर कुछ भी गिर सकता है, हमें नहीं पता चलता है। तो दिन में करिए, यात्रा का आनंद लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाती हैं क्या गौरीकुंड पे? या तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, पहाड़ों में हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो छोटे गांव हैं, पेमेंट ऑनलाइन वो नहीं लेते हैं। प्लीज़ आप, और यहाँ तक कि आपको ATM भी नहीं मिलेगा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कैश लेके जाइए। ये एक सवाल था जो मैं अपनी वीडियो में कवर नहीं कर पाया क्योंकि माइंड में नहीं आता है। ATM मुश्किल है, इसलिए आप कैश कैरी करिएगा। एक्सपेंस कितना आ जाएगा? आप टोटल कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। मेरा करीब 3,500 या 4,000 रुपये के आसपास, 4,000 रुपये लेके चलता हूँ लगा था। उस समय बस का मुझे जाने का भी ज़्यादा देना पड़ा था, टैक्सी का भी। उस हिसाब से है। और अगर आपके साथ ग्रुप है तो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये आप होम शेयरिंग कर लेंगे, जो आप स्टे लेंगे वो शेयरिंग हो जाएगा। ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आप ग्रुप में हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग्स थी बस में या ट्रेन में? ऐसे सवाल आए थे। ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं थी, जाते हुए बस में थी, लेकिन उसके बाद अब ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है अगर आप ये माइंड में लेके जा रहे हैं। प्लीज़ मैं आज भी बोल रहा हूँ, जाइएगा प्लीज़, सेफ्टी के साथ जाइएगा, क्योंकि कोरोना का रिस्क अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सब आपके हाथ में है। ट्रैवल करिए, अपनी जिम्मेदारी पे करिए, अपनी सेफ्टी के साथ करिए, मास्क, सैनिटाइज़र सब अपने पास रखिए। और ये एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, प्लीज़ यात्रा पे जाएँ, गंदगी ना फैलाएँ, पहाड़ों को या किसी भी जगह को क्लीन रखें। अगर आपके पास कोई रैपर या बोतल है अपने साथ कैरी कर लीजिए, जब तक डस्टबिन नहीं मिलता है, और डस्टबिन आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। प्लीज़ उन्हीं में फेंकिए। घोड़े खच्चर की सर्विस स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, घोड़े खच्चर की सर्विस में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप यात्रा करने में किसी रीज़न से असमर्थ हैं पैदल, तो आप घोड़े खच्चर की सर्विस ले सकते हैं, जिनका रेट 2,000 रुपये है। अगर रश नहीं है तो वो 1,200 रुपये तक में भी आपको ऊपर ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा जो रहती है वो 2,500 रुपये वन साइड रहती है, वो आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। जब मैं गया था स्टार्ट नहीं हुई थी, आई थिंक अब स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। मंदिर के अंदर जाने दे रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये थी वो इन्फॉर्मेशन। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पता लग गई होंगी आपको जो प्रीवियस वीडियो में नहीं पता लगी हैं। प्लीज़ जाइए और यात्रा का आनंद उठाइए, और काफ़ी बढ़िया है ये। वहाँ पर घूमने के कुछ पॉइंट्स पूछे हैं लोगों ने, तो वहाँ पर केदारनाथ टेम्पल पर अगर आप जा रहे हैं तो उसके अलावा भैरव टेम्पल का ट्रैक जो कि करीब 1-1.5 किलोमीटर का है, मैंने वीडियो भी डाली थी, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लोकेशन पर है, वहाँ से आपको बर्ड आई व्यू मिल जाता है। आप केदारनाथ वैली देख सकते हैं। अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हैं और ट्रैक कर सकते हैं तो यू कैन गो टू वासुकी ताल। मैं नहीं गया था क्योंकि मैं थक चुका था, और थोड़ा वो ट्रैक मुश्किल भी बताते हैं और अकेले जाना सेफ़ नहीं है, मैं सोलो था। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं वासुकी ताल पे भी जा सकते हैं, मोदी जी की गुफा देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, और वो वीडियो रहेगी, मैं आपको पहले बता दूँ, ऐसी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए, क्योंकि लोगों के सवाल काफ़ी आ रहे हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए तब तक के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।